1947 द ईयर ऑफ पार्टीशन। बज़ाहिर तो हमें यही दिखाया गया है और हिस्ट्री की बुक में यही पढ़ाया गया है कि 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया यानी हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो उसमें से पाकिस्तान और इंडिया बना। लेकिन इस पार्टीशन के पीछे जो ब्लैक स्टोरी है वो आज तक हम लोगों को नहीं बताई गई। आज भी पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक में पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और इंडिया की हिस्ट्री बुक में इंडिया को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। क्यों हम आज भी अपने स्टूडेंट को गुमराह करते हैं? आज भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि 1947 में हुआ क्या था। 1947 का सबसे बड़ा इशू जो आज 75 साल के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ वो है द इशू ऑफ कश्मीर। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इशू ऑफ कश्मीर असल में है क्या। बस बहुत से लोग पाकिस्तान से और बहुत से लोग इंडिया से खड़े हो जाते हैं और कश्मीर हमारा है का नारा लगाते हैं। तो असल स्टोरी क्या है द इशू ऑफ कश्मीर के पीछे, और क्या है LOC और क्या है POK और क्या है 370 और 35A आर्टिकल जो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिमूव किए थे, जिसके बाद से कश्मीर का टॉपिक और ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया था। ये सब जानेंगे आज की इस हिस्ट्री वीडियो में। तो चलते हैं हिस्ट्री की गहराइयों में और समझते हैं द इशू ऑफ कश्मीर को गहराई से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बहन भाई से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। तो लेट्स गेट जंप इनटू द टुडेज वीडियो। रियासतें होंगी वो सब की सब इंडिपेंडेंट होंगी, यानी वो खुद मुख्तार थी। रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद और रियासत जम्मू एंड कश्मीर 15 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन पाकिस्तान में जमा कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK से एक पश्तून ट्राइब ने कश्मीर पर जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो ये मामला UN में 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ तो दो न्यू कंट्री बनी, एक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और दूसरी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब ऐसा नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान के दरमियान में एक सीधी लाइन लगा दी और कह दिया कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। असल में ये हिंदुस्तान को डिवाइड करते हुए अंग्रेज़ों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी। अंग्रेज़ों ने कहा कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके दरमियान में एक लाइन लगा देते हैं, एक तरफ पाकिस्तान हो जाएगा और एक तरफ इंडिया हो जाएगा। और ये बात एक सेंस भी बनाती थी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को बनाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग किया जाए। अब ये तो हो गया कि एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ इंडिया, लेकिन पार्टीशन में असल ट्विस्ट जब आया जब अंग्रेजों ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ इंडिया, लेकिन इनके दरमियान में जितनी भी प्रिंसली स्टेट होंगी यानी जितनी भी रियासतें होंगी वो सब की सब इंडिपेंडेंट होंगी, यानी वो खुद मुख्तार होंगी। वो खुद ही फैसला करेंगी कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और यहीं से शुरू हुई असल प्रॉब्लम। उस वक्त हिंदुस्तान में 565 रियासतें थी, जिसमें से 3 बड़ी रियासतें थी, रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद और रियासत जम्मू एंड कश्मीर। अब सब लोगों की नजर इन तीनों रियासतों के पर आ गई कि ये लोग क्या फैसला करेंगे। रियासत जूनागढ़, मोहम्मद मेहताब जो कि उस वक्त जूनागढ़ के नवाब थे वो एक मुस्लिम थे, लेकिन जूनागढ़ की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू थी। मोहम्मद मेहताब जो कि एक मुस्लिम थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मर्ज करें, इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन पाकिस्तान में जमा करवा दी। 16 सितंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक इशू आया। इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि जूनागढ़ की मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू है और हिंदू और मुस्लिम एक नेशन में नहीं रह सकते। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को ये ऑफर दी कि आप जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवा लें। प्लेबिसाइड का मतलब कि वहाँ की आवाम से वोट डलवा लें ताकि पता चल सके कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। और ऐसा ही हुआ, जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुई और क्योंकि 90% ज़्यादा पॉपुलेशन जूनागढ़ की हिंदू थी, जिसकी वजह से हिंदू मेजॉरिटी जीत गई और जूनागढ़ इंडिया का हिस्सा बन गया। रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जब बात कश्मीर की आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ का महाराजा हरि सिंह हिंदू था। जूनागढ़ के बाद दोनों कंट्री की नजर कश्मीर के बड़े और खूबसूरत इलाके पर आ गई। दोनों ही चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन वहाँ का महाराजा हरि सिंह अपनी गद्दी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो ना तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन पाकिस्तान को जमा करवा रहा था और ना तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन इंडिया को जमा करवा रहा था, बल्कि उसने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफर कर दिया था पाकिस्तान और इंडिया को। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर से ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे। वो जानते थे कि महाराजा हरि सिंह एक हिंदू है, अगर वो इंडिया को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन जमा करवाते हैं तो जैसे जूनागढ़ की बारी में हुआ था, मैं भी इंडियन गवर्नमेंट को प्लेबिसाइड ऑफर करूंगा। और क्योंकि कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी तो ज्यादा चांस थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए।
लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK से एक पश्तून ट्राइब ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब इस पश्तून ट्राइब ने कश्मीर पर हमला क्यों किया, इसके पीछे भी एक बैक और बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्टीशन के वक्त दोनों ही कंट्री की अपनी मिलिट्री नहीं थी, सबकी सब मिलिट्री ब्रिटिश की थी, क्योंकि हरि सिंह ने अभी कोई फैसला नहीं लिया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है या इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है। इसी वजह से जिस पश्तून ट्राइब ने कश्मीर पर हमला किया था उसको रोकना हरि सिंह की फौज के लिए मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि आप अपनी फौज कश्मीर में उतारें और हमें इस पश्तून ट्राइब के हमले से बचा लें। इंडिया ने कश्मीर में मिलिट्री उतारने से मना कर दिया, ये कहकर कि हमारी अपनी कंट्री की कोई मिलिट्री नहीं है, सब मिलिट्री ब्रिटिश की है और ब्रिटिश मिलिट्री हमेशा सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हमला करेगी, कभी भी पहले हमला नहीं करेगी। और अगर आप कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना देते हो तो ब्रिटिश मिलिट्री कश्मीर में आ जाएगी। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन की सदारत में एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन किया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया और इंडिया ने कश्मीर में मिलिट्री उतार दी सेल्फ डिफेंस के लिए। इंडियन मिलिट्री जो कि अब कश्मीर में उतर गई थी, उन लोगों को भी पश्तून ट्राइब को रोकना मुश्किल हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये मामला UN में ले गए। UN ने फैसला दिया कि जो जहां है वहीं रुक जाए, अब कोई हमला नहीं करेगा। जहां पर पश्तून ट्राइब था वो POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया और जो इलाका जम्मू एंड कश्मीर का जहां पर इंडियन मिलिट्री थी वो जम्मू एंड कश्मीर बन गया इंडिया का हिस्सा। और इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर जो बाउंड्री लगाई गई उसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की वजह से हिस्ट्री में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें हुई। UN ने यह फैसला किया था कि दोनों कंट्री जंग रोक दें और LOC पर रुक जाएं। इसके अलावा UN ने एक फैसला और किया था। UN ने कहा था कि बेशक जंग रुक गई है लेकिन कश्मीर अभी भी इंडिपेंडेंट है और कश्मीर में प्लेबिसाइड होगी, जिसके बाद कश्मीर की आवाम खुद डिसाइड करेगी कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन आज 75 साल हो गए हैं, कश्मीर में कोई प्लेबिसाइड नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया वो लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए थे वो दिखाता है और कहता है कि कश्मीर हमारा है, जो कि एक सेंस भी बनाता है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जब UN के फैसले की तमाम बातें मानी गई तो ये प्लेबिसाइड वाली बात क्यों नहीं मानी गई, इसी वजह से हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। आज 75 साल हो गए इस इश्यू को और कोई भी हल नहीं निकाला गया। दोनों कंट्री के ओपिनियन राइट हैं, लेकिन इसमें इन बेचारे कश्मीरियों का क्या कसूर है, वो क्यों दोनों कंट्री के दरमियान पिस रहे हैं, उनका क्या गुनाह है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं कि क्या पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के लीगल डॉक्यूमेंट की वजह से पीछे हट जाए या इंडिया को चाहिए कि UN के फैसले की वजह से कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएं ताकि कश्मीरी अपना फैसला खुद कर सकें। इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सी जंगें होती रही हैं कश्मीर के मौजू पर, लेकिन ऐसा क्या हुआ रिसेंटली जिसकी वजह से कश्मीर का ये टॉपिक और ज़्यादा संगीन हो गया और ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया। ऐसा क्या किया इंडिया ने 2019 में कि ये कश्मीर का मसला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल 370 और 35A जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिसॉल्व कर दिए थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत में 2019 में, और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट सामने आए। असल में 370 और 35A आर्टिकल की वजह से कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट की हैसियत मिली हुई थी जो कि अब एक नॉर्मल स्टेट बन गई थी, और इन आर्टिकल्स के रिमूव होने की वजह से कश्मीर में अब एक ही फ्लैग होगा। पहले जो कश्मीर की जमीन सिर्फ कश्मीरी ही खरीद सकते थे, कोई इंडियन नहीं खरीद सकता था, अब कोई भी आकर कश्मीर में जमीन खरीद पाएगा। इसके अलावा कोई भी आकर कश्मीर के इंस्टीट्यूट में पढ़ सकेगा, कोई भी आकर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। मैं इस फैसले से एग्री हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के लिए कुछ करने का सोचा, क्योंकि इन आर्टिकल्स के रिमूव के बाद कश्मीर में प्रॉब्लम जैसे स्टडी, कम्युनिकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जैसी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। ये फैसला बज़ाहिर तो ठीक नजर आ रहा था, लेकिन इसमें गलत किया था। असल में 370 और 35A आर्टिकल को जब रिमूव किया जा रहा था और ये खबर इंटरनेशनली तौर पर पूरी दुनिया के सामने आ रही थी, उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर का इंटरनेट बंद कर दिया और कश्मीर के तमाम पॉलिटिशियन को कस्टडी में ले लिया और कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट लगा दिया।
मतलब सिंपली इंडिया ने इतना बड़ा फैसला लिया कश्मीर के लिए, वो भी कश्मीरियों से बगैर पूछे, जो कि ठीक नहीं था। पाकिस्तान और चाइना ने तो इंडिया के इस मूव को इलीगल करार दे दिया। और आज भी 2022 करंट ईयर में ये टॉपिक हमें कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में नजर आ ही जाता है। आज भी कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन इंडिया के इस फैसले को नहीं मानती, लेकिन 2019 में इंडिया को इस फैसले पर इंटरनेशनली तौर पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया, जो कि मैंने वीडियो में पहले बताया है कि ये फैसला कश्मीरियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था, लेकिन इंडिया का तरीका गलत था। अगर हम कश्मीर के मैप के ऊपर नजर डालें तो हमें साफ साफ नजर आ जाता है कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो तो सिर्फ 30% ही है। इंडिया के पास कश्मीर का जो हिस्सा है वो 60% है, मतलब पाकिस्तान से डबल। फिर भी क्यों इंडिया पाकिस्तान के 30% को लेना चाहता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम कश्मीर की जियोग्राफी पर नज़र डालें तो कश्मीर ही वो वाहिद इलाका है जहां से इंडिया बासानी एशियन कंट्रीज़ के साथ तिजारत कर लेगा, क्योंकि इंडिया को पहले इन कंट्रीज़ के साथ तिजारत करने के लिए अरेबियन सी क्रॉस करके आना पड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि जब से पाकिस्तान और चाइना ने सीपैक स्टार्ट किया है, इंडिया और ज़्यादा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान का 30% कैप्चर करने के लिए, कि सीपैक चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। चाइना को इन कंट्रीज़ के साथ तिजारत करने के लिए पूरा अरेबियन सी क्रॉस करके आना पड़ता है, जो कि सीपैक बनने के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा फ्यूचर में पाकिस्तान को भी सीपैक से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि चाइना से आने वाला टैक्स, और सीपैक बनने के बाद चाइना जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कम होगी। इन शॉर्टली कहा जाए तो ये 30% एरिया पाकिस्तान के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है। मेरा इस इशू ऑफ कश्मीर के ऊपर ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि LOC को परमानेंट बॉर्डर बना ले, और जो एरिया 60% इंडिया के पास है वो इंडिया के पास ही रहे, और जो 30% पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास ही रहे। आई एग्री विद दैट कि 60% एरिया जो कि इंडिया के पास है, इंडिया फ्यूचर में कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा ही करेगा। जैसे कि इंडिया फ्यूचर में ग्रो कर रहा है, वैसे कश्मीरियों का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और इंडिया को चाहिए कि जो 30% पाकिस्तान के पास है, वहाँ से तो सीपैक गुजर ही रहा है, वहाँ के कश्मीरियों के हालात तो ठीक हो ही जाएंगे। तो अब दोनों कंट्री को चाहिए कि इशू ऑफ कश्मीर को ख़त्म करे और कश्मीरियों को जीने दे और दोनों तरफ अमन और शांति कायम करे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।